स्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हमने ना एक टेबल को डिस्कस करना है और साथ ही हमने जो मेटल्स हैं उनके हमने यूजेस को डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना जो टेबल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना जो टेबल है, आपके पास जो आपका चैप्टर है चैप्टर 8, उसके अंदर ना दो टेबल्स हैं। एक जो फर्स्ट आपके पास टेबल है उसके अंदर ना कुछ मेटल्स हैं जिनकी ना प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं, तो उसमें इतना समझने वाला कुछ भी नहीं है। वो आप सिर्फ ना एमसीक्यूज के लिए जो है वो प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो आप उसको एक दफा खुद रीड आउट कर लेना। जो नेक्स्ट आपके पास टेबल है जो आज हमने डिस्कस करना है, उसमें अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो वो आपका जो है वो इम्पोर्टेंट टेबल है जो आपने अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ना जो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ना, उनका जो कंपैरिजन है वो अक्सर जो है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है वो आप लोगों ने ना हेडिंग्स के साथ जो है जब लिखना है ना, तो हेडिंग्स के साथ लिखना है हर पॉइंट को। तो फर्स्ट आपके पास जो पॉइंट है वो है अक्रेंस, कि हमारे पास जो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो कैसे जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर या हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर कैसे पाए जाते हैं। तो हमारे पास जो अल्कली मेटल्स होते हैं ना वो कंबाइंड फॉर्म में हमें मिलते हैं, यानी कि ये अलग अलग एलिमेंट की फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये ओर्स की फॉर्म में ना अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स जो हैं वो हमारे पास बेसिकली वेरी रिएक्टिव होते हैं और ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपने पढ़ा होगा ना कि हमारे पास दो तरह की स्टेट्स होती हैं, एक फ्री स्टेट होती है, एक कंबाइंड स्टेट होती है। फ्री स्टेट क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ना हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो वो दो एटम्स की फॉर्म में ना फ्री स्टेट में जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, यानी उनको किसी और एलिमेंट के साथ ना कॉम्बिनेशन नहीं बनाना पड़ा, वो अपने ही एटम्स के साथ कंबाइन होके और एज अ मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो वो उनकी फ्री स्टेट है। कंबाइंड स्टेट क्या होती है कि अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कोई कंपाउंड बना के उस फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो वो कंबाइंड स्टेट होती है। तो अल्कली मेटल्स भी क्या है, कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, ये भी कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे अर्थ के क्रस्ट में, यानी ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये हमारे पास ना फेयरली रिएक्टिव है, यानी कि अल्कली मेटल्स के मुकाबले में जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो कुछ हद तक कम रिएक्टिव है, लेकिन रिएक्टिव हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकी अक्रेंस है। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ना वो बेसिकली मिनरल रॉक्स में भी ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या सी डिपॉजिट्स में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, तो अब हमने ना ये बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज है अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो इसमें हमने ना रिएक्शंस को भी देखना है। तो रिएक्शन विद वाटर की अगर हम बात करें तो जो अल्कली मेटल्स होते हैं ना वो वाटर के साथ बहुत ज्यादा विगोरस रिएक्शन देते हैं, यानी बहुत ही वॉयलेंट रिएक्शन कि ना एकदम से ही जाके ना वो प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, कोई बीच का इंटरमीडिएट नहीं बनता, बहुत ही ज्यादा अच्छा रिएक्शन होता है वाटर के साथ। तो हमारे पास जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है अल्कली मेटल्स का, तो एग्जाम्पल इधर हमने दी हुई है सोडियम की। तो हमारे पास जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, NaOH प्रोड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो NaOH है वो बेसिकली क्या है, एक बेस है। तो अब हमारे पास जो अल्कली मेटल्स है ना, इस इक्वेशन से हमें ये पता चला कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे वो हाइड्रो ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करेंगे या बेस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसको हम हाइड्रो ऑक्साइड भी कह सकते हैं और बेस भी कह सकते हैं। तो हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं उनका विगोरस रिएक्शन है और हाइड्रो ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं वाटर के साथ। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो भी विगोरस रिएक्शन देते हैं वाटर के साथ, लेकिन अल्कली मेटल्स के मुकाबले में कम विगोरस होता है वो रिएक्शन। ठीक है, तो इधर हमने Mg की एग्जांपल दी है मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो अब इन रिएक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि जब भी अल्कली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रो ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होंगे
और जब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर हमारे पास अल्कली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो हमारे पास ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो भी ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हमारे पास ये है कि जब भी अल्कली मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ना वो ऑक्साइड की ऐसी लेयर बना देते हैं उसके ऊपर के ना जो हमारा मेटल है ना वो टार्निश हो जाता है। ठीक है, यानी उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, उसके ऊपर ना ब्राउनिश टाइप एक लेयर आ जाती है। जैसे हमारे पास रस्टिंग में लेयर आती है ना, कोरोजन में जब जंग लग जाता है मेटल को तो ब्राउनिश लेयर आती है ना, तो उसी तरह हमारे पास ना जब अल्कली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड्स प्रोड्यूस जब होंगे तो एक टार्निश जो है वो अल्कली मेटल की सरफेस पे आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इसका रिएक्शन है, अगर हम 4 सोडियम ले लें, 4 मोल्स ऑफ सोडियम और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो हमारे पास ना सोडियम ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ना ऑक्सीजन की तरफ क्या है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, यानी अल्कली मेटल्स जो हैं वो इतने रिएक्टिव हैं कि वो टार्निश जो है वो कर देते हैं अल्कली मेटल के सरफेस को। लेकिन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो रिएक्ट तो कर जाते हैं, ऑक्साइड्स भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन लेस रिएक्टिव है। ठीक है, अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में। तो हमारे पास जो मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है ना ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास 2 MgO जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वही मैग्नीशियम ऑक्साइड ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जब भी अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे ना तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे भी वो हाइड्राइड्स प्रोड्यूस कर लेंगे। लेकिन जब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात आएगी तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं उन्हें हाइड्राइड्स प्रोड्यूस करने के लिए हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होगा, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटी अल्कली मेटल्स के मुकाबले में कम है ना, तो इसीलिए उनको क्या चाहिए होगा, हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होगा, तभी जाके वो हाइड्राइड्स बनाएंगे। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स हाइड्राइड्स प्रोड्यूस करते हैं, कौन से, आयोनिक हाइड्राइड्स जो कि नेचर में आयोनिक होते हैं। तो हमारे पास जब सोडियम H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्राइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसी तरह जब कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा, लेकिन इधर जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो हाई रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद हेलोजेंस। अब हमारे पास जो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं दोनों ही हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से वो वॉयलेंट रिएक्शन देते हैं हेलोजेंस के साथ। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटी कम है, इसीलिए वो क्या देते हैं, स्लो रिएक्शन देते हैं हेलोजेंस के साथ, लेकिन हेलाइड्स वो भी प्रोड्यूस करते हैं। तो जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, 2NaCl प्रोड्यूस होता है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हम कैल्शियम की एग्जांपल लें तो कैल्शियम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, आराम आराम से होगा। लेकिन जो अल्कली मेटल्स का रिएक्शन है हेलोजेंस के साथ वो वॉयलेंट रिएक्शन है, वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही कम टाइम में हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें ना तो जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, यानी किसी कंपाउंड की फॉर्म में रिएक्शन देंगे, या जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं वो किसी और जो है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल जो लिथियम है, लिथियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन देता है। ठीक है, लेकिन जो बाकी अल्कली मेटल्स है ना वो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं दे सकते नाइट्रोजन के साथ, वो किसी कंपाउंड की फॉर्म में रिएक्शन देंगे। ठीक है, जैसे अगर हम पोटाशियम की बात करें तो हमारे पास जो पोटाशियम है वो क्या करेगा, वो हमारे पास ना किसी और कंपाउंड की फॉर्म में रिएक्शन देगा। यानी कि अगर हम KCl2 ले लें, सॉल्ट ले लें पोटाशियम का, तो और उसको नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराएं तब जो रिएक्शन होगा ना उधर नाइट्राइड्स जो है वो बनेंगे। लेकिन अकेला जो पोटाशियम है ना एलिमेंट की फॉर्म में वो रिएक्शन नहीं देगा नाइट्रोजन के साथ। ठीक है,
तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं वो डायरेक्ट नाइट्राइड्स नहीं बनाते, वो कंपाउंड पहले कंपाउंड की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, फिर रिएक्शन देते हैं नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। लेकिन अल्कली मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है ना वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट रिएक्शन दे सकते हैं और स्टेबल नाइट्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। अगर अल्कली मेटल्स डायरेक्ट रिएक्शन दे भी देते हैं ना नाइट्रोजन के साथ, तो उनके नाइट्राइड्स जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो फिर ना बहुत ज्यादा देर के लिए स्टेबल नहीं रहते, यानी फिर वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए नाइट्राइड्स अगर अल्कली मेटल से हमने प्रोड्यूस करने हैं तो हम क्या करते हैं, उनको सॉल्ट की फॉर्म में या कंपाउंड की फॉर्म में रिएक्ट कराते हैं। तो इधर हमारे पास जो मैग्नीशियम है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, Mg3N2 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद कार्बन। अगर हम कार्बन की बात करें तो अल्कली मेटल्स जो हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट कार्बन के साथ रिएक्शन नहीं देते। वो कैसे देंगे, किसी कंपाउंड की फॉर्म में, जैसे इधर हमने लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लिया हुआ है और हमने कार्बन भी CO2 की फॉर्म में ली हुई है, तब हमारे पास रिएक्शन हुआ है और क्या प्रोड्यूस हुआ है, लिथियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हुआ है और साथ वाटर बना है, ठीक है। तो हमारे पास इधर कार्बन के साथ भी अल्कली मेटल्स डायरेक्ट रिएक्शन नहीं देते, ठीक है, किसी कंपाउंड की फॉर्म में देते हैं। उसके कंपैरिजन में अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो वो कार्बन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन दे सकते हैं और स्टेबल कार्बाइड्स बनाते हैं। जैसे इधर कैल्शियम का रिएक्शन दिया हुआ है, कैल्शियम +2 कार्बन, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम कार्बाइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ना केमिकल प्रॉपर्टीज हैं अल्कली मेटल्स की और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, ठीक है। तो आपने इस टेबल को जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कुछ यूजेस, कि हमारे पास ना जो हमने मेटल्स के बारे में डिस्कस किया है ना उसके यूजेस कौन कौन से हैं। तो हमारे पास आ जाते हैं यूजेस। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेटल्स के यूजेस। तो हमारे पास ना मेटल्स में 3 जो है वो मेटल्स के यूजेस को डिस्कस किया गया आपके चैप्टर में। तो हमारे पास सबसे पहले है सोडियम। सोडियम हमारे पास ना बेसिकली यूज होता है एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस में यूज करते हैं, तो वो उसमें एज अ कूलेंट के तौर पे भी सोडियम को यूज किया जाता है, ठीक है। सेकेंड इसका क्या यूज है कि हमारे पास ना जो वेपर लैंप्स हैं, आपको पता होगा कि सोडियम जो है ना वो येलो लाइट जो है वो एमिट करता है जब भी फ्लेम की प्रेजेंस होती है, यानी अगर हम सोडियम को फ्लेम के अंदर जलाएं ना तो हमारे पास एक येलो लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इसी वाले कॉन्सेप्ट को अगर हम वेपर लैंप्स में यूज करें, सोडियम को वेपर लैंप्स में अगर हम बर्न करें तो हमारे पास ना येलो लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। थर्ड हमारे पास सोडियम का जो यूज है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का, कि हमारे पास जो सोडियम है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी यूज हो सकता है रिडॉक्स रिएक्शंस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम होता है ना वो फायरवर्क्स में, लाइट बल्ब्स में, यानी कि जो लाइट एमिटिंग प्रोसेसेस होते हैं ना जिसमें लाइट को हमने प्रोड्यूस करना होता है, उसमें मैग्नीशियम जो है वो बेसिकली यूज होता है। उसी तरह लाइट अलॉयज प्रोड्यूस करने के लिए भी मैग्नीशियम यूज होता है। उसी तरह जो थर्माइट प्रोसेस है एल्यूमिनियम की, हमारे पास जो एल्यूमिनियम का हमारे पास ना मैन्युफैक्चर है, उसमें थर्माइट प्रोसेस जो है ना उसमें जो है वो मैग्नीशियम जो है वो यूज होता है, एल्यूमिनियम की कोटिंग का प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास है एनोडिक प्रोटेक्शन। अगर हमने कोरोजन की प्रिवेंशन करनी है, अगर आपने कोरोजन वाली मेरी वीडियो देखी है उसमें मैंने बताया था एनोडिक प्रोटेक्शन जो है वो हम मैग्नीशियम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम। कैल्शियम का हमारे पास क्या यूज है कि कैल्शियम जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में से अगर हमने सल्फर को रिमूव कराना है ना तो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ना थोड़ा सा कैल्शियम ऐड कर देते हैं, तो कैल्शियम सल्फर के साथ रिएक्ट करके उसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में से बाहर निकाल देता है। और लास्ट इसका रिएक्शन है रिड्यूसिंग एजेंट का। तो कैल्शियम भी हमारे पास क्या है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो होता है, ठीक है। तो ये आपके पास 3 इंपॉर्टेंट अल्कली मेटल्स हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जो कि यूज हो सकते हैं हमारे जो एटमॉस्फेयर है या इन्वायरमेंट है उसके लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं
ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स में हमारे पास ना 3 मेटल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और प्लाटिनियम। ठीक है, तो हमारे पास जो गोल्ड है वो बेसिकली कॉइन्स में और ज्वेलरी बनाने में यूज होता है। और क्यों यूज होता है, इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। एक तो हमारे पास ना जो गोल्ड है वो येलो कलर का सॉफ्ट मेटल होता है। ठीक है, अगर ये सॉफ्ट है तो इसका मतलब इसको हम आसानी से मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप में। तो ये मेलिएबल भी होता है, ये डक्टाइल भी होता है, यानी कि वायर्स की फॉर्म में भी हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं और शीट्स की फॉर्म में भी बना सकते हैं। उसी तरह ये एटमॉस्फेयर से अनअफेक्टेड है। ठीक है, यानी कि ये एटमॉस्फेयर इसको इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता कि ये जो है वो रिएक्ट नहीं करता अगर एयर की प्रेजेंस हो या किसी भी पोल्यूटेंट की प्रेजेंस हो एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये उससे अपने आप को रेजिस्ट कर लेता है। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इसे ज्वेलरी में और कॉइन्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सिल्वर। सिल्वर हमारे पास यूज होता है कॉइन्स बनाने में, सिल्वर वेयर बनाने में, जो सिल्वर की चीजें बनती हैं ना, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, ठीक है, उसमें सिल्वर यूज होता है। मिरर्स बनाने में यूज होता है सिल्वर। फोटोग्राफी में, ठीक है, फोटोग्राफिक जो फिल्म होती है ना वो सिल्वर की बनी होती है, उसमें यूज होता है। डेंटल प्रेपरेशंस में, जो डेंटिस्ट के पास चीजें होती हैं, सर्जिकल उसके इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी सिल्वर के बनते हैं। ठीक है, तो सिल्वर हमारे पास ना इतनी एप्लीकेशंस में यूज हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज की वजह से। तो कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज हैं। एक तो ये वाइट लस्ट्रस मेटल है, यानी वाइट कलर का होता है और लस्ट्रस होता है, यानी कि शाइनी सरफेस होता है इसका। मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है। ठीक है, ये एक्सीलेंट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, उसके बाद ये रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट भी बहुत अच्छा है कि ये लाइट को बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट कर सकता है, इसीलिए इसको मिरर्स में यूज किया जा रहा है और फोटोग्राफी में। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से इसकी ये एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लाटिनियम। प्लाटिनियम हमारे पास यूज होता है ज्वेलरी बनाने में, कैटालिटिक कन्वर्टर के तौर पे भी यूज होता है हमारे पास ऑटोमोबाइल्स में। कैटालिटिक कन्वर्टर का ये मतलब है कि ना ये कैटालिस्ट के तौर पे यूज होता है। अगर हमने ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो रिएक्शन हो रहा होता है ना कंबशन का, उसमें ये एज अ कैटालिस्ट के तौर पे यूज हो सकता है। उसी तरह हार्ड डिस्क ड्राइव कोटिंग बनाने में भी यूज होता है प्लाटिनियम। फाइबर ऑप्टिक केबल्स बनाने में यूज होता है, फाइबर ग्लास मैन्युफैक्चर के लिए यूज होता है, और एलसीडी के अंदर जो ग्लास लगता है ना उसकी मैन्युफैक्चर में भी प्लाटिनियम यूज होता है। ठीक है, और प्लाटिनियम का एक और यूज भी है, अगर हम हाइड्रोजिनेशन करवाएं वेजिटेबल ऑयल की, ठीक है, तो उसमें भी हमारे पास प्लाटिनियम जो है वो यूज हो सकता है एज अ कैटालिस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लाटिनियम की एप्लीकेशंस है और इसकी एप्लीकेशंस इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से हैं, तो हम उन प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। तो प्लाटिनियम हमारे पास एक तो फ्लेक्सिबल है बहुत ज्यादा। ठीक है, उसी तरह ये टार्निश प्रोसेस से अपने आप को रेजिस्ट करवा लेता है, यानी कि जब इसको एयर में एक्सपोज किया जाता है तो ये टार्निश नहीं होता। ठीक है, उसके बाद इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है, ये हार्ड किस्म का मेटल है। ठीक है, तो ये बहुत सारी, इसलिए इसकी एप्लीकेशंस भी इस तरह की हैं, हार्ड डिस्क में यूज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की एप्लीकेशंस है इसकी स्ट्रेंथ की वजह से। और ये मेलिएबल भी होता है और डक्टाइल भी होता है। ठीक है, यानी वायर्स भी प्लाटिनियम की बन सकती हैं और शीट्स भी बन सकती हैं। ठीक है, प्लाटिनियम वायर्स हम बनाते होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो मेटल्स और ट्रांजिशन मेटल्स के कुछ यूजेस हैं जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। ठीक है, आपकी बुक में जो ट्रांजिशन मेटल्स है ना उन्हें नोबल मेटल्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो आप एक दफा देख लेना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी मेरी वीडियोस को शेयर करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।